हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को समझेंगे। ये असल में एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, वो आकर एरोमेटिक रिंग आपके बेंजीन रिंग के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है, जिससे आपको आपका प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन मिलता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। मैकेनिज्म को अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो नाइट्रोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल, वो कैसे बनता है, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल आकर आपके बेंजीन रिंग के साथ में कैसे जुड़ता है और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी नाइट्रोबेंजीन कैसे मिलता है। इस रिएक्शन में ना एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है जिसका नाम है व्हीलेंट इंटरमीडिएट, या फिर इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सारी जो भी बातें हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ में अच्छे से डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आराम से बैठो और आज का वीडियो एंजॉय करो। देखिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेंजीन जो रिंग है अपनी, बेंजीन रिंग की रिएक्शन को अपन करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, जिससे आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इस रिएक्शन का मिलता है, और वो क्या होता है, आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें बेंजीन की रिएक्शन कराई कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में, और अपन को क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। इसी को अपन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। अब देखो, कुछ छोटी मोटी बातें वो बता देता हूँ। ये जो अपना बेंजीन रिंग है ना, इसको अपन सबस्ट्रेट कहते हैं या फिर रिएक्टेंट कह लो, है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में, तो इनको अपन कहते हैं रिएजेंट। और ये जो अपना बना है इधर, ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये जो रिएक्शन है, ये असल में EASR है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल आ करके आपके एरोमेटिक रिंग के ऊपर मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिससे आपको आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है आपका नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव के फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। ये NO2 पॉजिटिव आता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आके सब्स्टिट्यूट होता है और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, मैकेनिज्म। अब देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका जनरेशन कैसे हुआ, यानी कि ये नाइट्रोनियम आयन आपका बनता कैसे है। तो नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है थ्रू द रिएक्शन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब ये नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो होता क्या है, इस रिएक्शन में अपने पास में HNO3 है, H2SO4 है, दोनों के कॉन्सनट्रेटेड वाले वर्जन है अपने पास में। तो HNO3 और H2SO4 है तो दोनों ही एसिड, लेकिन इस रिएक्शन में आपका जो HNO3 है ये बेस की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इसके सामने कौन है, अपना स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO4। क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए HNO3 को बेस की तरह एक्ट करना पड़ता है। असल में होता क्या है, H2SO4 अपना प्रोटॉन फर्निश करता है और इसी प्रोटॉन को HNO3 एक्सेप्ट करता है, और जो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको अपन कौन सा बेस कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो HNO3 इस रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करता है, बिकॉज H2SO4 जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, जिससे आपका नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब देखो ये काम होता कैसे, सबसे पहले HNO3 और H2SO4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आ जाओ, HNO3 में अपने पास में देखो, HNO3 में अपने पास में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह से, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बनाता है। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो अपना सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड पीरियड में अपने पास में वैलेंस शेल है 2s और 2p, ठीक है। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल है अपने पास वैलेंस शेल में। तो इसलिए सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन के केस में देखो, जब ये 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड तो इसके कोवेलेंट होते हैं, लेकिन जो फोर्थ बॉन्ड है वो आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। समझ में आ गया। तो इसलिए इसने ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड इसका कोऑर्डिनेट बना है, बाकी 3 इसके आप देख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ गई बात। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर देते हैं। सल्फर अपना है सेंट्रल एटम, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका HNO3 हो गया और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड ना अपना एक प्रोटॉन रिलीज करता है, ये देखो प्रोटॉन इसने रिलीज करा H पॉजिटिव आयन। अब देखो होता क्या है, ये जो अपना HNO3 है और इसका जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है
इस H पॉजिटिव आयन को, और स्ट्रक्चर अपना कुछ ऐसा बन जाता है। ये देखो कुछ ऐसा है। ये जो अपना एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये आकर के इसके साथ जुड़ा है। इसको मैं स्काई ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अपना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज भी आता है, इसलिए तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव वाला चार्ज लगा देते हैं। अब देखो एक अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो गया है। अगर ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, ठीक है, इस बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो ये मतलब H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिससे अपना क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो जाएगा। और H2O को एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों कहा गया है, बिकॉज देखो जो लिविंग ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकले ना, जैसे H2O के फॉर्म में निकल रहा है, या फिर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है कि गैस बाहर निकल रही है CO2, तो इस केस में वो अच्छे लिविंग ग्रुप बन जाते हैं और उनको बेस्ट लिविंग ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये न्यूट्रली बाहर निकल रहा है H2O के फॉर्म में, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा और आपका NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो इसलिए आप क्या करोगे, नाइट्रोनियम आयन को यहाँ से जनरेट करा लोगे। अब आपका देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया। अब ये आके सब्स्टिट्यूशन कैसे शो करता है अपन को वो चेक करना है। देखो बेंजीन रिंग बनाता हूँ, इधर बेंजीन रिंग बना लिया अपन ने इस तरह से, रुको सही से बना दूँ, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। यह है नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, और अपना एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन रिंग है ये है इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ गई बात। एक चीज़ और बता दूं, रिएक्शन में आगे अपन को काम में आएगा। ये जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक क्यों है, सबसे पहले तो ये चेक करो भाई ये एरोमेटिक क्यों है। एरोमेटिसिटी के लिए ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो अपना बेंजीन रिंग फॉलो करता है, और वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं ज़रा देख लो। क्राइटेरिया नंबर 1, कंपाउंड अपना साइक्लिक होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2, उसमें कॉन्जुगेशन मौजूद होना चाहिए ताकि रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिबिट हो सके। क्राइटेरिया नंबर 3, उसमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए कंपाउंड में, प्लेनैरिटी, ठीक है, यानी कि हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चौथा कंडीशन, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे लिख रहा हूँ समझ जाना। इसका मतलब होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस रिंग में। इससे देखो हकल रूल से क्या मतलब है, हकल रूल से ये मतलब है कि जितने भी टोटल अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इवन नंबर होने चाहिए, और ऐसे इवन नंबर होने चाहिए जो 4 के मल्टीपल में ना हो, ठीक है, यानी कि वो 4 के टेबल में नहीं आते हो। जैसे कि 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और क्या नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, डॉट डॉट डॉट, जो भी आपके 4 के टेबल में आते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया के हिसाब से बेंजीन रिंग को चेक करते हैं। क्या बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। कौन सा कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तीनों कंटिन्यूशन में मौजूद है, इसलिए बेंजीन रिंग अपना रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो शो करता है। किसी भी कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन हो तो वो रेजोनेंस की फिनोमिना शो करता है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगेशन वाला क्राइटेरिया भी इसने फॉलो कर दिया। क्या रिंग में प्लेनैरिटी है, प्लेनैरिटी का मतलब क्या हर एक एटम इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जी हाँ दोस्तों, हर एक कार्बन एटम जो है यहाँ पे आप देखोगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और एक उसने पाई बॉन्ड बनाया है, इसलिए अपना बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन एटम है सब sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर है अपना। थर्ड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करता है। देखो हकल रूल को फॉलो करता है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, देखो आगे ना 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने हकल रूल को भी फॉलो कर दिया। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होता है और ये 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो इसलिए हकल रूल को भी इसने फॉलो कर दिया। अब देखो क्या होगा, टॉपिक पे वापस आते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, ठीक है। अब ये जाएगा एरोमेटिक रिंग पे जाकर के ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और आपको आपका प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन मिलने वाला है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अपनी ये जो रिंग है ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ये मान लो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में अब होएगी रिएक्शन और इससे बनेगा अपना प्रोडक्ट। अब अपन को देखना ये है कि ये जाके जुड़ेगा कैसे और अपना प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखो बेंजीन था अपना इलेक्ट्रॉन रिच। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ ने अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NO2 को दिए, ठीक है, और NO2 आके मान लो
इस वाले एटम से जुड़ गया बेंजीन रिंग के, तो अपन को क्या देखने मिलेगा दोस्तों, हमारा जो स्ट्रक्चर है अब कुछ ऐसा बनेगा। और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अरीनियम आयन। इसको अपन बोलते हैं अरीनियम आयन। इसको आप वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, वीलैंड इंटरमीडिएट, या फिर इसका एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपका अरीनियम आयन यहाँ पे बना है ना, ये इस रिएक्शन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इसको अपन वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, ये जो NO2 था, NO2 को इस वाले कार्बन से जोड़ा है, बिकॉज ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिया है NO2 को। अब ज़रा ध्यान से देखना, पहले स्ट्रक्चर कैसा था उसको देखो। ये वाला जो कार्बन था जिससे हमारा NO2 आकर के जुड़ा है, पहले इसकी क्या कंडीशन थी, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया था, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया था, इनके बीच में असल में डबल बॉन्ड था, तो 1 2 3 3 बॉन्ड इसके यहाँ बन रहे थे कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया था। अब जब इसने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को NO2 को दिए, तब ये जो कार्बन थी इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। जो इसकी वैलेंसी खाली हुई उससे आके अपना NO2 जुड़ता है। तो अभी करंट क्या सिचुएशन है, एक बॉन्ड इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना रखे हैं, एक बॉन्ड इसने अपने NO2 के साथ बना लिया, और एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ में। तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। देखो पहले क्या कंडीशन थी, यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड था, दूसरा इसके साथ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो 3 बॉन्ड हो गए थे, और इसके पास एक हाइड्रोजन था। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, तो ये जो कार्बन था इसकी एक वैलेंसी तो खाली हो गई, लेकिन उस खाली वैलेंसी को भरने के लिए NO2 नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है इसकी, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन है इसके पास, और इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में बताया गया है यहाँ पे। अब देखो जैसे ही अपना अरीनियम आयन बना ना, इसके बनते ही ये जो रिंग थी इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी है। अब ये कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा। देखो ये चीज़ हुआ कैसे, मैं पहले यहाँ पे एक और बार इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ एरिनियम आयन का। ठीक है, अब देखो जिस कार्बन से आकर के आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। ये अब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कौन कौन से, एक इसका इसके साथ बना है, एक यहाँ और एक हाइड्रोजन के साथ। इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये अब sp3 हो चुकी है। पहले आप देखो बेंजीन रिंग ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड था, बिकॉज ये अपना प्लेनर भी था और बाकी के सारे क्राइटेरियाज को भी फॉलो कर रहा था। तो इसके जो सारे एटम्स थे इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। ठीक है, जो कि प्लेनरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और मैंने ये आपको एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया में भी पढ़ाया था। ठीक है, अब ये देखो ये कंपाउंड अपना प्लेनर नहीं है, बिकॉज ये वाला कार्बन sp3 हो चुका है, तो अब ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, स्टेबिलिटी वाइज बात करें ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्या होगा, अब ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को वापस गेन करेगा, और वो गेन कैसे करेगा उस चीज़ को अब ध्यान से देखो। देखो इस वाले कार्बन के पास में अपने पास एक हाइड्रोजन एटम तो है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पर डोनेट करके चले जाए, ठीक है, और खुद H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाए, तो ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर जाएगी। लेकिन नॉर्मली ये हाइड्रोजन ऐसा करना नहीं चाह रहा था दोस्तों, मगर इसे मजबूरी में करना पड़ा, बिकॉज दुनिया में हर एक काम स्टेबिलिटी के लिए ही होता है। तो ये प्रोसेस इसलिए यहाँ से फॉलो हो जाएगी। हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करके, जिससे क्या होगा, रिंग अपनी एरोमेटिसिटी भी गेन कर लेगी, और आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इस रिएक्शन का नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो आपका रिएक्शन था ना, ये असल में 2 स्टेप में हो रहा था। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो जो आपका पहला स्टेप था, पहले स्टेप में आपके अरीनियम आयन का जनरेशन हो रहा था। ठीक है, पहले स्टेप में आपका अरीनियम आयन जनरेट हुआ, स्टेप नंबर 1, और ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप थी, इसीलिए इस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में आपकी रिंग ने एरोमेटिसिटी गेन कर ली, और आपका जो है नाइट्रोफिनॉल वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप अपनी कैसी थी, फास्ट थी। तो ये चीज़ और ध्यान रख लेना कि ये 2 स्टेप रिएक्शन थी। पहला स्टेप अपना स्लोएस्ट स्टेप था, स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और स्लोएस्ट स्टेप में अपना अरीनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। फिर सेकंड स्टेप में रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ली, और अपन को नाइट्रोबेंजीन अपना प्रोडक्ट मिल गया। सेकंड स्टेप कैसी थी, फास्ट थी दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये जो अरीनियम आयन है ना, इसमें भी रेजोनेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है इसको देख लो यार। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करके बता दूंगा। ये देखो ये अपना अरीनियम आयन था।
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। डबल बॉन्ड्स को अच्छे से दिखा लूँ, हाँ ऐसा था सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो इस पे ना कॉन्जुगेशन मौजूद थी, कौन सी थी? पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद है, तो इसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। जहाँ भी आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा वो आपका कंपाउंड जो है रेजोनेंस की फिनोमेना को एग्जिबिट कर देगा। अब देखो यार क्या होता है, पॉजिटिव सिंगल डबल है तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिंग में अपन घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे? देखो ये डबल बॉन्ड जो है इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अब जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, बॉन्ड उठ के यहाँ पे आया है, इस कार्बन की वैलेंसी खाली है, यहाँ पॉजिटिव लगा दो। मेरे कहने का कुछ ऐसा मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों नया वाला, वो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ऐसा ऐसा और पॉजिटिव चार्ज ऐसा। अब देखो वापस वही खेल करना है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ये डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस वाले कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना। देखो ऐसा, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ आपसे। पहले तो यार स्ट्रक्चर ही बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। NO2 एक इधर और एक पॉजिटिव चार्ज आपका इधर। ये आपके अरेनियम आयन के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के बता दिए। अगर आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ऐसा करना, 3 लाइन ऐसे खींच देना और ऐसा करना, पॉजिटिव चार्ज को रिंग में घुमाए तो ऐसा डॉट 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 करके बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखा देना और यहाँ पे अपना जो है NO2 जुड़ा हुआ है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा जो रिएक्शन है मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मैंने आपको समझाया रिएक्शन के साथ, ठीक है। कुछ बातें हैं उनको ज़रा देख लो। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ और आपको नाइट्रो बेंजीन अपना मिलता है, ठीक है। रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट क्या है दोस्तों, बेंजीन है, ठीक है। रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोबेंजीन। किस टाइप की रिएक्शन है ये? वैसे तो मैंने आपको बताया था ये EASR है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मगर एक और चीज़ ध्यान रखना, ये ना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? बिकॉज इस रिएक्शन का जो रेट है ना, ये इसके सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल था नाइट्रोनियम आयन, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा सबस्ट्रेट, या फिर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। समझ गए बात? तो मान लो कभी आपको सबस्ट्रेट दिए हैं और पूछ लिया कि बताओ रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, कंपेयर करो किस में सबसे ज़्यादा होगा किस में सबसे कम होगा। आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो आंसर अपना ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ नाइट्रेशन फिनॉल में होगी, फिर टॉल्यूइन में, फिर बेंजीन में। ऐसा क्यों होता है ज़रा देखो, फिनॉल और टॉल्यूइन की बात करें, ठीक है, इनमें प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है। OH ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जो OH ग्रुप है इसका प्लस एम स्ट्रॉन्गर होता है CH3 के प्लस एम से, बिकॉज OH का प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर आता है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मौजूद है, तो इसलिए ये रिंग में डोनेट हो जाते हैं। और ये CH3 का जो प्लस एम है, ये प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, इसलिए CH3 का जो प्लस एम इफेक्ट है वो वीकर होता है, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, जो कि अपने फिनॉल में देखने के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन यार बेंजीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर से भाई कोई ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ रही है, ऐसा कोई ग्रुप बाहर अपने पास है नहीं। तो इसका ऑर्डर आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आपके पास ऐसे सबस्ट्रेट रहेंगे तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है, जल्दी मतलब रिएक्शन की गति सबसे ज़्यादा फिनॉल में होगी, फिर टॉल्यूइन में, और बेंजीन अपना भाई लीस्ट रहने वाला है इस केस में। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि अपना इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन है, ठीक है। अब देखो अपने पास दूसरे रिएजेंट भी हो सकते हैं जिससे अपना नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो सकता है। वो रिएजेंट कौन कौन से है इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें बहुत काम आएगी आपको, जैसे NO2BF4, ये आपका नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर सकता है। उसके बाद N2O5 रहता ही है भाई नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट, तो ये भी आपका सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में अगर आपने NO2BF4 डाल दिया, ठीक है, तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, या फिर आपने बेंजीन में N2O5 डाल दिया, ठीक है, तो भी आपको नाइट्रोबेंजीन मिलने वाला है। इस रिएक्शन के रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन थे भाई,
अरेनियम आयन अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट था जिसका नाम था क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी जिसको अपन बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को व्हीलेंट इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और ये व्हीलेंट इंटरमीडिएट में या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी यहाँ पे बताया है, शायद वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देख लो, तो अपने पास ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट दोस्तों कितने हो गए, 1। और एक और चीज़ ध्यान रख लेना, अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पूछा जाए तो आप लिखोगे 2, ठीक है। जितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्लस 1 इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का नंबर एक ज़्यादा होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, इसलिए यहाँ पे आंसर 2 आया है, ठीक है दोस्तों। तो यही तक था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। जाते जाते एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट था वो बेंजीन था, और हमारा प्रोडक्ट क्या था, नाइट्रोबेंजीन। जो रिएजेंट इस्तेमाल हुए वो थे हमारे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। हमने ये देखा कि इन फ्रंट ऑफ H2SO4 जो हमारा HNO3 था वो एज अ ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा था। क्यों? बिकॉज H2SO4 ने जो प्रोटॉन फर्निश करा था यानी H पॉजिटिव आयन, उसको HNO3 एक्सेप्ट करता है, फिर वाटर एज अ लिविंग ग्रुप निकलता है और हमें अपना इलेक्ट्रोफाइल यानी कि नाइट्रोनियम आयन मिल जाता है। फिर ये नाइट्रोनियम आयन जाता है आपके एरोमेटिक रिंग से जाकर के जुड़ता है। जब ये एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा तब एरोमेटिक जो रिंग थी अपनी बेंजीन, उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, अपन को एरिनियम आयन देखने के लिए मिला, ठीक है। फिर अपन ने रेजोनेंस करके वो जो पॉजिटिव चार्ज था उसको पूरे रिंग में घुमाया, ठीक है, जिसे हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर व्हीलेंट इंटरमीडिएट का भी नाम दिया था, ठीक है, मैंने आपको समझाया है। और फिर अपन ने ये देखा कि जब अपना एरिनियम आयन बना, यानी कि अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, जब वो आके बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है तब रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई। कैसे चली गई? बिकॉज यार जिस कार्बन से आके वो जुड़ा ना, वो अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, जो कि एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। इसीलिए स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हाइड्रोजन ने खुद को सेक्रीफाइस किया, उसने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में डोनेट कर दिए और खुद H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकल गया और रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई और हमें अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है नाइट्रोबेंजीन वो मिल गया दोस्तों। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि दुनिया में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, भले आपको पसंद हो या नहीं। आप बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट में बता भी सकते हो कि वीडियो कैसा लगा और मैं किन टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊं इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो टाइम पर डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। फिर मिलते हैं बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।